सेना ज्वाइन किया था तो ये कोई मेरा एक प्लान्ड डिसीजन नहीं था। उस समय आप ये कह लीजिए कि अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी। 2006 में हाँ, मतलब नेवी के फॉर्म आए थे और बस यही था कि साथ के दोस्त भी भर रहे थे फॉर्म और मैंने भी भर दिया था। स्ट्रांग विल नहीं थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ। हाँ, और अधिकारी के रूप में मैं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, यूपी बोर्ड से था, तो जैसा कि एनडीए या सीडीएस के जो एसएसबी वगैरह होती है उसमें इंग्लिश मीडियम का एक बड़ा रोल रहता है। उसमें मैं अपने आप को कमज़ोर पाता था। आपको एसडीएम बनाने में किसका आप योगदान सबसे ज़्यादा मानते हैं? कौन आपको देखना चाहता था एसडीएम के रूप में? सर, इसमें तो मैं कहूँगा मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ खासकर, और हाल ही में मेरी जो मोटिवेशन स्पेशली मैडम ने आपको दिया? हाँ, उनका मोटिवेशन जीपीटी का मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, क्योंकि जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे इंटरव्यू के लिए। हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने मतलब कि मेरी इंटरव्यू की ज़्यादातर तैयारी वो चैट जीपीटी से हुई। फोरम आईएएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि समय ज़्यादा था नहीं। फरवरी 2025 में रिजल्ट आया था और जून से एग्ज़ाम होने। मैंने प्री के लिए 30 साल के लगभग पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। अच्छा। पिछले 30 वर्ष के 30 वर्ष? हाँ, 1993 से लेके जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है मैंने पूरी वही क्षमताएं थी खुद को पहचानने के लिए। अगर नेवी ना होती तो शायद मैं इस जगह पे नहीं हूँ। का एसडीएम तक का सफ़र और जो कंप्लीट हिंदी मीडियम से रहा हो और ऐसे विद्यालय में पढ़ा हो जो आजकल हाईटेक जो एजुकेशन है उससे बड़ी दूरी बनाए हो और एक सीधे इंग्लिश मीडियम में स्विच कर जाए, ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला। जो कुछ मिला बहुत है मेरे लिए, और बस मैं लोगों के काम आ सकूं, और मैं जो मेरे आचार विचार इस समय हैं ऐसे ही मैं बना रहूं। मेरे मतलब कि मेरे अंदर अहम ना आए और डाउन टू अर्थ रहूं। लोगों को जैसा एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो अच्छे व्यवहार होते हैं वही रहे। मैं किसी को मतलब ना तो हे दृष्टि से देखूं, ना कोई मुझे हे दृष्टि से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। 2024 यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। साक्षात्कार के क्रम में इस समय हैं हम विनय कुमार यादव जी। ये साक्षात्कार कुछ मामले में अलग इसलिए है क्योंकि पहली बार 15 वर्ष नौकरी करने के बाद एक फौजी से मैं बात करने जा रहा हूं जो ये एसडीएम बना है। एप्लीकेंट तो तमाम लोग हैं, अभी साक्षात्कार का क्रम हमारे चलेगा, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि ये फौजी है। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नौकरी 15 साल की फौज की, उसके बाद आपके अंदर सिविल का भूत कैसे सवार हो गया? सर, ये एक लंबी कहानी है। हालांकि मैं सेना ज्वाइन किया था तो ये कोई मेरा एक प्लान्ड डिसीजन नहीं था। उस समय आप ये कह लीजिए कि अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी। 2006 में। हाँ, मतलब नेवी के फॉर्म आए थे और बस यही था कि साथ के दोस्त भी भर रहे थे फॉर्म और मैंने भी भर दिया था। मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल नहीं थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ। हाँ, और अधिकारी के रूप में मैं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, यूपी बोर्ड से था, तो जैसा कि एनडीए या सीडीएस के जो एसएसबी वगैरह होती है उसमें इंग्लिश मीडियम का एक बड़ा रोल रहता है। तो उसमें मैं अपने आप को कमज़ोर पाता था। तो नेवी के जो उस समय की आई थी सेलर्स की वैकेंसी, मैंने उसमें फॉर्म डाला था जस्ट केवल टेस्ट करने के लिए, और इत्तेफाक से मैं पहले ही प्रयास में सफल हो गया था। उस समय क्वालिफिकेशन थी आपकी? उस समय मैं इंटरमीडिएट हुआ था। साइंस की? जी हाँ, पीसीएम था मेरा। अच्छा। और तो नेवी में जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी समझी, क्योंकि उससे पहले हमारा एक्सपोजर ज़्यादा लोगों के साथ में नहीं था। तो उसके बाद ग्रेजुएशन कब किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने अपनी सर्विस के पीरियड में ही किया है। सर्विस पीरियड में? जी, प्राइवेट किया है। नहीं, प्राइवेट किया मैंने अवध विश्वविद्यालय से ही। बीए एमए दोनों। क्या था मेरा? बीए में सब्जेक्ट थे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, और एमए मेरा पॉलिटिकल साइंस से है। तो यही नौकरी के दौरान मैं अब वहाँ पे जब लोगों को देखा कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना कैपेबिलिटी है, तब मैं अपने आप को भी कुछ जज कर पाया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ऐसे में मैं अपने आप को, मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हैं क्षमताएं जो मैं अच्छे से उनका यूज़ कर सकता हूँ नेवी से निकल कर बेहतर तरीके से। तो पहले तो जो नेवी के अंदर ही इंटरव्यूज़ वगैरह या एग्ज़ाम होते हैं अधिकारी बनने के लिए, मैंने
उनमें ट्राई किया, तो हालांकि मैं सफल नहीं हुआ उन पे। एक बार CDS का एग्ज़ाम भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं SSB में फ़ेल हो गया था। तो फिर मैं अपने आप को ये सोचा कि नहीं चलिए ठीक है, और मेरी एज भी हो गई थी, मतलब किसी भी NDA CDS की कोई एज रह नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि अब सिविल की तैयारी की जाएगी। तो बस यही था कि मैं नेवी के काम के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित रखा। मैं उन लोगों में, कई लोगों ने ऐसे भी थे जो अपने नेवी के बाद के गोल को अचीव करने के लिए अपने काम में ढिलवाही बरतते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि भाई नेवी मेरी एक कर्मभूमि है और इसमें जितना मैं अपना बेहतर दे सकता हूँ उसको मुझे अपना समय देनी चाहिए, अपनी ऊर्जा या जो भी मेरी क्रिएटिविटी है, जो भी एबिलिटी है, वो पूरा मैं निर्वहन करता था। और फिर घर पे आके जो मुझे तब समय मिलता था तब मैं उसमें कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई करता था। तो इसलिए मेरा एक वहाँ पे ये था कि मैं नेवी को अगर वो मुझे सैलरी दे रही तो मैं उसके काम के प्रति अपने आप को कमिटेड रखूँ। मैं उसमें कोई अन्याय ना करूँ कि नहीं मैं ले तो रहा हूँ सैलरी, लेकिन मैं जो है मैं उसके काम को सीरियस नहीं ले रहा हूँ या मैं उसमें कम काम कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का मुझे बिना मन के नौकरी कर रहे थे कि आप मतलब आपकी इच्छा नहीं थी? मैं बहुत ही मन से किया। इस वजह से मुझे 2 बार CNC कमेंडेशन भी मुझे मिला 15 अगस्त पे 2017 में और 2015 में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था ना? नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 2021 में जब मैं रिटायर हुआ तब पूरी तरह से ये था कि अब तो कोई जॉब लेनी ही है। तो मैंने अपने आप को ये बोला कि क्योंकि मुझे जीवन में दूसरा एक मौका मिल रहा है कि कुछ आप कर सकते हैं, कुछ नया, आपको एक नई फील्ड चुनना है। तो मैंने सोचा भले थोड़ा समय लगे, लेकिन आप जो है अपनी जहाँ पे आपकी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज होगा, जहाँ से आप समाज को, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें, ऐसी जगह पे जाया जाए। तो ये सब मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था। बाकी शादीशुदा? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। घर में पिता, मेरे 2 बेटियां हैं। अच्छा। हाँ, तो पिताजी मेरे राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में लेखाकार के रूप में कार्यरत थे, तो उनका काम धाम भी मैं देखता था। और मेरी वाइफ का बहुत ही मोटिवेशन था कि आपको ही सिविल सर्विस। SDM बनाने में किसका आप योगदान सबसे ज़्यादा मानते हैं? कौन आपको देखना चाहता था SDM के रूप में? सर, इसमें तो मैं कहूँगा मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ खासकर, और हाल ही में मेरी जो मोटिवेशन स्पेशली मैडम ने आपको दिया? हाँ, उनका मोटिवेशन था। मेरे चाचा, जिनके साथ मैंने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ में रह के की थी, वहाँ से उनका उन्होंने पहले तैयारी की थी, लेकिन वो फिलहाल उसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि वो अभी LIC में। भय नहीं था, डर नहीं लग रहा था कि मैं हिंदी मीडियम को हूँ और उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम का इस समय भौकाल चल रहा है? तो ये डर था, तो इसलिए मैंने MA तक की पढ़ाई अपनी हिंदी मीडियम से की। अच्छा। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें सिविल में आपका मीडियम? मैं सेना में रह के, क्योंकि मैं मुंबई रहा, कोचिंग रहा, तो वहाँ पे हिंदी में उतना अच्छा कोई मटेरियल मिलता नहीं था। तो मैंने फिर अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना शुरू हुआ। बाद में आप इंग्लिश मीडियम? और क्योंकि CDS का मैं SSB देना था, तो मुझे वहाँ पे SSB तो इंग्लिश में होती है। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को इंग्लिश में ट्रेन करना शुरू किया, और मैं एग्ज़ाम में पूरी तरह मैं इंग्लिश मीडियम में ही अब देता हूँ, सब चीज़ें इंग्लिश मीडियम पढ़ता हूँ। मतलब पूरी आपकी शैक्षिक योग्यता रही हिंदी में जी, लेकिन आपने पेपर दिया इंग्लिश में? सब कुछ इंग्लिश में मैंने पूरा कन्वर्ट किया। और जो इसमें मेरी दिवंगत, जो हाल ही में अभी 26 फरवरी को मेरी सास की डेथ हो गई, तो वो बहुत ही आशीर्वाद देती थी कि भाई आप एक बड़े अधिकारी बनिए। उनको मैं आज के दिन बहुत याद करता हूँ कि अगर वो आज होती तो ये देख के उनका दिल बहुत खुश हो जाता। लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स ने कितना आपको कोऑपरेट किया इसमें? मेरी पूरी पढ़ाई मैंने अपने लैपटॉप पे किया है। अच्छा। मैंने कुछ किताबें तो ख़रीदी थी शुरुआत में, लेकिन किताबें तो हर 1-2 साल में उनके नए एडिशन आ जाते हैं। क्योंकि मैं सर्विस में था, तो मैं हर जगह 2-3 साल में ट्रांसफ़र भी होना है, तो अब ज़्यादा बल्क में किताबें अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। हर जगह उतनी स्पेस नहीं होती रखने के लिए, या बार बार ट्रांसफ़र में लाने ले जाने में समस्या होती है। तो मैंने हर एक चीज़ के PDF फॉर्म में पढ़ाई किया, और लैपटॉप को ही मैं पूरा यूज़ करता था। और एक चीज़ का और मैं उसको भी अच्छा मानता हूँ, जो उस समय
नौकरी में शुरुआत में जैसे फेसबुक वगैरह नया नया चलन में आया था, तो 2009 में मैंने अपना अकाउंट बनाया था। लेकिन मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देता था, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से जीपीटी चैट और ये यूट्यूब ने कुछ कोऑपरेट किया। हाँ, इधर पिछले मतलब 2000 इंटरव्यू में चैट जीपीटी का मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, क्योंकि जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे इंटरव्यू के लिए, हाँ इंटरव्यू के लिए मैंने मतलब कि मेरी इंटरव्यू की ज़्यादातर तैयारी वो चैट जीपीटी से हुई है। अच्छा। क्योंकि इस इंटरव्यू में आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे या कैसी सिचुएशन दी गई है, कहीं पे दंगा हो रहा है या कहीं पे आग लग गई है, कहीं पे कुछ भी हो गया है, तो वो उसमें सिचुएशन डाल के वो पूरा एक आंसर फॉर्मेट आपको दे देता है कि भाई एज ए एसडीएम या एज ए अधिकारी के रूप में आज की क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। तो ये इंटरव्यू में इसमें बड़ा रोल रहा है। और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी इसमें क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन डालिए तो इसका एक बहुत ही अच्छा सटीक आंसर आ जाता है, कि जिसको आप और एक फॉर्मेट अच्छा रहता है कि आपका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रहता है, तो उससे बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। कोचिंग कोई किया था, लिया था आपने? मैंने हाँ इधर तो यूपी पीसीएस के लिए मैंने एक फोरम आईएएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि समय ज़्यादा था नहीं। फरवरी 2025 में रिज़ल्ट आया था और जून से एग्ज़ाम होने थे, तो मैंने सोचा कि कोई इसमें बड़ा कोर्स तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रैश कोर्स हो कि छोटे छोटे वो नोट्स वगैरह मिल जाए। हालांकि मेरे पास उससे पहले मैंने मेंस ओरिएंटेड एक आईएएस हब जो एमके यादव सर का क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाते हैं न्यू दिल्ली में, वो ज्वाइन किया था 2024 में। तो उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा पूरा जो एग्ज़ाम उसी कंटेंट को प्रिपेयर करके मैंने दिया है, तो उसका बड़ा रोल था। उससे पहले 2023 में मैं यूपीएससी भी तैयार कर रहा था। मेनली मेरा फोकस यूपीएससी था, लेकिन अभी भी देंगे आप? अभी तो पूरे अटेम्प्ट आपके पास बचे हैं। हाँ, अभी अटेम्प्ट तो हैं कई सारे, लेकिन एज मेरी 2-3 साल ही बची है, क्योंकि मैं 40 तक ही दे सकता हूँ। हाँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि तो पकड़ लिया आगे ज़रूर अपनी कैपेबिलिटीज़ को और जितना मैक्सिमम हाइट तक पहुँच सकते हैं ज़रूर पहुँचें। तो अच्छा, प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज़ होता है, 3 फेज़ की तैयारी आपने कैसे कैसे की? जो एप्लीकेंट देख रहे हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा आप इसको फोकस करें। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और आपके सिलेबस का। जो भी व्यक्ति तैयारी करें तो उनको ये मतलब कि ये सबसे बेसिक चीज़ है। मतलब नींव जो है वो आपका सिलेबस है, और नींव के अंदर जो छड़ें पड़ी होती हैं वो समझिए आपका ये पीवाईक्यू है, कि जो डिसाइड करती हैं हाँ क्या आना है, कैसे आता है। तो पीवाईक्यू मैंने प्री के लिए 30 साल के लगभग पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। अच्छा। पिछले 30 वर्ष के 30 वर्ष? हाँ, 1993 से लेके जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है मैंने पूरी वही ली थी। और मैंने बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, और मॉडर्न इंडिया को राजीव अहिर बुक है उससे पढ़ा था, और एंशिएंट और मिडवल को मोस्टली एनसीईआरटी से, और ये ज्योग्राफी में पीएमएफआईएस के मेरे पास नोट्स थे तो वो मैंने किया था। इकॉनमी मैंने मुन्नाल सर के जो पीडीएफ नोट्स हैं इकॉनमी के, उसकी मैं वो प्रिपेयर किया था। और कौन सा सब्जेक्ट था ये? अच्छा, मेंस के लिए? मेंस के लिए मैंने बताया ये एमके यादव सर का जो क्यूईपी प्रोग्राम था ये था, और मैंने सारथी आईएएस का। कैसे आपने क्या किया? करंट सर मैं मंथली मैगजीन पढ़ता था विज़न आईएएस की, तो करंट में बस मंथली मैगजीन में पढ़ता था। बाकी न्यूज़पेपर मैं डेली कोशिश करता था 1 घंटे न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा जाए, तो इससे करंट में अपडेट रहते थे। और बाकी मंथ के एंड में जब मैगजीन आती थी तो उसको भी पढ़ लेते थे, तो जो भी चीज़ें छूटी होती थी तो वो कवर अप हो जाती थी। चैट जीपीटी से इंटरव्यू पूरा हो गया था या अलग से कोई किया था? नहीं, इंटरव्यू के लिए 1-2 प्रोग्राम ज्वाइन किए थे, लेकिन एक राव आईएएस जो यहाँ पे है, ध्येय आईएएस, सॉरी राव आईएएस नहीं, ध्येय आईएएस में उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो उसमें एक मार्जिनल फ़ी में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया था, तो उसमें मैंने एक क्लास अटेंड की थी और एक मॉक भी दिया था वहाँ पे मैंने। बाकी आपके लिए इथिक्स और ये जो एस्से, हाँ, ये कैसे तो चैलेंजिंग रहा होगा? एस्से तो रियली मेरे लिए चैलेंजिंग था, और मैं यही सोच रहा था कि मेरे एस्से में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे अच्छी रैंक मिल सकती है, क्योंकि मैं उतना मतलब कि एस्से वगैरह जो ज़्यादा क्रिएटिव जिनकी थिंकिंग होती है उनके लिए ज़्यादा वो एक
मतलब इजी कॉर्नर रहता, लेकिन मैं एस्से में अपने आप को पाता था कि भाई एस्से कैसे लिखा जाए। तो बस यही था कि जो रणनीति होती है अलग अलग कोचिंग्स या यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियो अवेलेबल होते हैं, बताते हैं कि एस्से आप कैसे लिखें, कैसे कैसे डायमेंशंस उसमें क्रिएट करना होता है। तो खैर यूपी पीसीएस में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक रहते हैं, तो आसानी से लिखा जा सकता है। अच्छा, आपने 15 वर्ष तक नौकरी किया है फौज की, उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, एसडीएम बन चुके हैं। उस जो अनुभव आपने लिया उसको कैसे उपयोग करेंगे इसमें? नेवी तो अब समझिए मेरे खून में ही है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो वर्किंग स्टाइल था, तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह काम आएगी। क्योंकि जैसे नेवी में क्या है, एक पंक्चुअलिटी और डिफेंस होती इसीलिए कि भाई आप किसी काम को टाल नहीं सकते हैं ज़्यादा समय के लिए, आपको एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है, डिसिप्लिन्ड रहना है। और अगर कोई भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो, आपके पास आप अकेले भी उस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आप ये मत, आप अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते कि नहीं मैं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। फिलहाल मेरा नेचर ऐसा था कि कैसी भी सिचुएशन रही हो, कई बार ऐसी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन भी मैंने झेली हैं जिसमें 20-20, 25-25 दिन तक मैं अपने डिपार्टमेंट में अकेले रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे समय में फैमिली और वाइफ की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो पता चला कि मैं अपने रूम पे खाना भी बना के आ रहा हूँ, बच्चे के कपड़े उपड़े भी साफ़ करके आ रहा हूँ, फिर ऑफिस में 10 घंटे का काम भी देखना है। अच्छा, तो कैसे स्टूडेंट थे जो पढ़ते थे आप, पढ़ाई लिखाई जिसे आप आजकल के बच्चे होते हैं कि वो जब उनकी जो शैक्षिक योग्यता होता है, मतलब एकेडमिक के दौरान ही बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। जी कुछ उनके मम्मी पापा कहते हैं आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, पढ़ने में बड़ा कमज़ोर है। तो आप कैसे आप थे पढ़ने में, उस समय क्या था आपका सिस्टम? मैं पढ़ने में मैं यही कहूँगा मैं बहुत अच्छा नहीं था। हाई स्कूल में मेरे 58% ही थे, सेकंड डिवीज़न हूँ मैं। तो लेकिन खैर कभी मम्मी पापा ने ये नहीं, ऐसा कोई निगेटिव थॉट नहीं कहा या ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई आगे कुछ कर नहीं पाओगे ऐसे। हाँ भाई, डांट डपट ज़रूर होगी, आप पढ़ने सही से पढ़ नहीं रहे हो। तो इन सब का नतीजा ये था कि इंटरमीडिएट में मैं अपने फैजाबाद में, हाई स्कूल तो मैं एसएसबी में किया था, लेकिन फिर मैं लखनऊ चला गया, वहाँ पे न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज में मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। और 2 साल मैं चाचा के साथ समझिए आइसोलेट ही था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वगैरह में जो, क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना जो आपका बचपन से आप जिनके साथ रहते आए हैं, वहाँ पे तो मैं एक नई जगह पे था और एक पूरे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में था। तो पूरी तरह से बस पढ़ाई और स्कूल या फिर थोड़ा बहुत अपना जो रूम के घर के काम काज हैं वो सब किया। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई किया। तो उस समय मेरे इंटरमीडिएट में 73% आया। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से 2005 में मैंने बात है 2005 में मैंने इंटरमीडिएट किया था। तो उस समय के लिए 73%। हाँ, उस समय ये एक अच्छा तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। अच्छा स्कोर। अब तो 3rd डिवीजन हो गया। हाँ, अब तो आपके लिए तो मैं मतलब कि अब तो 75 को तो 3rd डिवीजन माना जाता है। जी सर, जी सर। लेकिन तब बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। तब बहुत अच्छा स्कोर था। हमको याद है 60% जिसका हो जाता था, एक यहाँ BC आए थे, उसके बाद जांच बैठ जाती थी, इसको नंबर दिया कैसे गया 60%। जी सर, ये बात सही है। तो फिर तो इंटरमीडिएट के बाद 60% एक बच्चे को मिला था, हमको तो कभी नहीं मिला। तो उसके लिए अलग से हो गया था, इंक्वायरी आई थी कि उसको मिला कैसे, उसकी फिर से रिवैल्यूएशन कराया गया था। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें थी। फिर जब मैं नेवी में गया तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि सब चीज़ें ये दिखाई पड़ती कि भाई पढ़ने लिखने का क्या स्कोप है वहाँ पे, मतलब कि क्योंकि डिफेंस एक हायरार्किकल है, उसमें कमांडर, कैप्टन, कमोडोर। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदी मीडियम में थे, उसके बाद एकदम स्विच कर गए इंग्लिश मीडियम में, और भी ग्रेजुएशन के बाद। और आपका बैकग्राउंड काफ़ी वीक था, मीडियम पॉइंट ऑफ बेस से, एकेडमिक तो ठीक था। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो नौकरी है उसने आपको अंग्रेज बना दिया? जी, इसमें नेवी का एक बड़ा रोल है, क्योंकि नेवी में जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 100% इंग्लिश में ही है। हिंदी तो बस केवल बोलचाल की भाषा है। कहीं नेवी ही आपको यहाँ तक पहुँचाने में नेवी का बहुत बड़ा योगदान, नेवी का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो मेरी क्षमताएं थी खुद को पहचानने के लिए, अगर नेवी ना होती तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। मैं, हो सकता है मैं कोई दूसरी जॉब कर रहा होता, लेकिन मैं सिविल जॉब में शायद नहीं होता, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि यदि कोई अधिकारी है तो उसके पास कैसा नॉलेज है और क्या वैसी कैपेसिटी मेरे अंदर डेवलप हो सकती है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि
मुझे भी मतलब इस तरह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे हमेशा लगता था, और मैं हमेशा ही एक खुद को इम्प्रूव करने के जज्बे से डेली कि भाई कुछ नहीं हुआ तो न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया। आपका पढ़ाई के अलावा भी कोई रुचि है आपकी? पढ़ाई के अलावा मेरी रुचि योगा और मेडिटेशन करने की। मैं खुद को हेल्दी रखना चाहता हूँ बेसिकली, तो इसलिए मैं डेली ऑलमोस्ट डेली मैं मेडिटेशन और योग अलग अलग आसन करना। इसको भी डिफेंस ने दिया? नहीं, डिफेंस ने तो नहीं दिया, लेकिन हाँ वहाँ पे जैसे पीटी वगैरह डेली सुबह होती थी। भाई जो वहाँ का माहौल था उसी का तो असर रहा। हाँ वो तो खैर है, लेकिन खुद से थोड़ी एक रुचि थी कि मैं जैसे कि अपने आप को मतलब अच्छा रखूं, हेल्दी रखूं। तो वहाँ पीटी वगैरह होती थी, वहाँ पे स्विमिंग करना मुझे बहुत पसंद था। मैं मरीन कमांडो भी बनना चाहता था। हाँ, मेरी हॉबी थी। मैंने इवन पीसीएस इंटरव्यू में भी बनवाएंगे अपने आप? स्विमिंग पूल तो देखेंगे सर, क्योंकि ये बड़ा। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करना चाहेंगे, जैसे आपको अब मौका मिल गया? जी। अभी तक ये था, एक सपना होता है कि अगर मैं एसडीएम बन जाऊंगा तो ये करूंगा, ये सुधार करूंगा। समाज में के लिए आप अपनी क्या उपयोगिता मानते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? समाज के लिए बस यही है कि देखिए, समाज मुझे एक उपयोगी नज़र से देखे, वो मुझे मतलब उपलब्ध पाए। जी। हाँ, जैसे कि सर्वसामान्य में ये होता है कि अधिकारी आपके सामने उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, या जो है वो केवल चैम्बर्स में ही बैठे हुए हैं अपने, वो जो है ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, उनको ग्राउंड की समस्याओं के बारे में पता नहीं है, फाइलों में ही चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि इस चीज़ में थोड़ा बदलाव आए, और अपने आप को बाहर निकल के क्या रियल में क्या सिचुएशन है, और उस पर फिर मतलब ज़मीनी स्तर पे बदलाव हो। और मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारा, जहाँ भी महिलाएं हों या SC ST हों, विकलांग हैं, तो इन पे जितना बेहतर से बेहतर काम हो सके, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से लागू किया जा सके। तो मेरा फोकस एरियाज़ ये सब रहेगा। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या बेहतरी की जा सकती है हमारे समाज में या हमारे देश में। देखा जाए तो यूपी में, खासकर पूर्वांचल में माइग्रेशन की बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग अपने रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो उसमें मैं क्या बेहतरी कर सकता हूं कि लोग अपने कुछ स्वरोजगार कर सकें, या उनके आसपास ही ऐसी चीज़ें छोटे मोटे जो फूड प्रोसेसिंग या कोई भी मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ हो सके, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीधा योगदान होता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जा सके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप हैं विनय कुमार यादव जी। एक अलग साक्षात्कार था, क्योंकि एक फौजी का एसडीएम तक का सफ़र, और जो कंप्लीट हिंदी मीडियम से रहा हो और ऐसे विद्यालय में पढ़ा हो जो आजकल हाईटेक जो एजुकेशन है उससे बड़ी दूरी बनाए हो और एक सीधे इंग्लिश मीडियम में स्विच कर जाए, ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला। हम अपेक्षा करते हैं विनय कुमार यादव जी से कि जो कमिटमेंट कर रहे हैं इस पर पूरे खरे उतरेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना सर। ढेर सारी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे इतनी सारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक प्रसारित हो, और यदि कोई भी मेरी बातों से प्रेरित होता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा। और धन्यवाद उस ईश्वर का और सर्व ब्रह्मांड का कि जो मेरे अंदर जो भी क्षमताएं हैं, मैं जहाँ भी हूँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ मिला बहुत है मेरे लिए, और बस मैं लोगों के काम आ सकूँ, और मैं जो मेरे आचार विचार इस समय हैं ऐसे ही मैं बना रहूँ। मेरे मतलब कि मेरे अंदर अहम ना आए और डाउन टू अर्थ रहूँ, लोगों को जैसा एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो अच्छे व्यवहार होते हैं वही रहे। मैं किसी को मतलब ना तो हे दृष्टि से देखूं, ना कोई मुझे हे दृष्टि से देखे। मैं बस यही चाहूँगा, बस फ्यूचर में भगवान मेरे ऊपर ये दया दृष्टि और रामचंद्र जी दया दृष्टि बनाए रखें कि जो उनके आदर्श हैं या मर्यादाएं हैं मैं उनका पालन कर सकूं। ढेर सारी शुभकामना सर, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर। धन्यवाद सर।